You are currently the only person in this conference. You are currently the only person in this conference. Good morning, everyone. सुन पा रहे हैं सब लोग? Am I audible to everyone? Yes, sir. ओके। बहुत कम बच्चे अभी तक ज्वाइन किए हैं। लास्ट क्लास में हमने एक क्वेश्चन दिया था। यह है आप लोग ने वो क्वेश्चन। अगर किसी बॉल को हम लोग एच हाइट से ड्रॉप करते हैं और कोएफिशिएंट ऑफ इंस्टीट्यूशन ई रहता है, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा, ये हमारा क्वेश्चन था। इफ यू सी, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बिफोर द बॉल कम्स टू रेस्ट। और हैवी ऑब्जेक्ट के साथ कोलिजन पे ये जो पूरा डिस्कशन था केस 3, ये हम लोग को समझ में आना चाहिए। इसमें दो तीन सिचुएशंस बनती हैं। एक तो हमारा जब हैवी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो, जैसे लिफ्ट, उसके लिए अलग फॉर्मूला है। लिफ्ट प्रॉब्लम हमने लिखा हुआ है यहाँ पर, दिस वन। अगर कोलिजन इलास्टिक हो, उस केस के लिए लिखा हुआ है। अगर हैवी मास या जो भी जैसे अर्थ है वॉल या रेस्ट में हो, उस समय की वेलोसिटी माइनस ई टाइम्स v2। और अगर E1 हो जाए तो v2 इज इक्वल टू माइनस u2। तो ये डिफरेंट सिचुएशंस है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही वाला फॉर्मूला है। इसी से सारे फॉर्मूले आते हैं। अगर हम चाहें तो ये फॉर्मूला हमेशा के लिए याद रख सकते हैं कि एक हैवी ऑब्जेक्ट के साथ कोलिजन के बाद जो ऑब्जेक्टिव वेलोसिटी होती है वो कितनी होती है। तो अभी के लिए तो हमारा ये जो थर्ड सिचुएशन है, ये वाला हमारा काम आने वाला है। हमने यहाँ पर हिंट भी दिया था कि वी नॉट से अगर कोलाइड कर रहा है तो ई टाइम्स वी नॉट से वो रिबाउंड करेगा। तो सबसे पहले, क्योंकि एच हाइट से फॉल हो रहा है, तो हम लोग
वी नॉट जिस स्पीड से वो ग्राउंड को हिट कर रहा है वो वी नॉट हम निकाल सकते हैं. दैट वी नॉट इज अंडर रूट ओवर 2gh. मोशन ऑफ ग्रेविटी में ये फॉर्मूला हमने देखा था. और रिबाउंड के बाद जो पहला रिबाउंड है उस पे जो उसकी वेलोसिटी होगी वो हो जाएगी ई टाइम्स वी नॉट. फिर ये ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, और नीचे आते समय फिर से इसकी स्पीड ई टाइम्स वी नॉट ही होगी, क्योंकि बॉडी जिस स्पीड से जाता है उसी स्पीड से वापस आता है. दूसरा कोलिजन होगा. दूसरा कोलिजन में ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी है. तो जब रिबाउंड होगा तो फिर से इसमें ई से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि सेकेंड टाइम वो ई स्क्वायर वी नॉट इससे ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर टकराएगा. टकराते समय फिर से वेलोसिटी ई स्क्वायर वी नॉट है. रिबाउंड होगा तो अब इस बार फिर से ही मल्टीप्लाई होगा एंड सो ऑन. तो ये एक पैटर्न बन रहा है. तो हम बोल सकते हैं आफ्टर फर्स्ट कोलिजन speed is equals to E times V naught. After second collision, speed is equals to E square V naught. इसी तरह से अगर हम आगे बढ़ते जाएं तो nth कोलिजन पे स्पीड हमारी हो जाएगी e to the power n times V naught. ये एक हमारा पैटर्न बन रहा है. और बाउंस करने के बाद ये बॉडी का ऊपर जाना और नीचे आना ये टोटल डिस्टेंस में काउंट होना है. ऊपर कितना गया और नीचे कितना है ये होता है हाइट, मैक्सिमम हाइट बेसिकली. तो फॉर्मूला होता है हाइट का u स्क्वायर अपॉन 2g. ये हमारा हाइट का फॉर्मूला होता है. फर्स्ट कोलिजन के बाद की वेलोसिटी पता है, सेकंड कोलिजन के बाद वेलोसिटी पता है, तो हाइट भी पता चल जाएगा. h1 ये हमारा मैक्सिमम हाइट रीच्ड आफ्टर फर्स्ट कोलिजन, और ये हमारा हो जाएगा e टाइम्स v नॉट स्क्वायर बाई 2g. तो ये e स्क्वायर v नॉट अपॉन 2g. Similarly, h2 maximum height after second collision, तो ये हो जाएगा e स्क्वायर वी नॉट का होल स्क्वायर बाई 2g. यहाँ पर भी एक पैटर्न मिल जाएगा हम लोग को e to the power 4 वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2g. h3 एंड अगर hn मैक्सिमम हाइट आफ्टर nth कोलिजन, ये हो जाएगा e to the power 2n वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2g. क्या यहाँ तक कहीं पर कोई कंफ्यूजन है तो बताओ. यहाँ तक हमने सॉल्व किया है, किसी को कोई दिक्कत है? तो यहाँ पर एक पैटर्न बनता है, और हमको टोटल डिस्टेंस अगर निकालना हो तो पहले तो ये h हाइट से नीचे आया है वो भी काउंट करना पड़ेगा, और ये जो भी हाइट्स हमारे आए हैं इसका डबल डबल लेना पड़ेगा, क्योंकि इतना जाना है और इतना आना है. तो अगर ये h1 है तो ये भी तो h1 होगा, तो जाना और आना, तो 2h1 काउंट करना पड़ेगा. यानी कि टोटल डिस्टेंस अगर हम करें तो एक बार तो h स्मॉल तो लेना ही पड़ेगा, प्लस 2h1 प्लस 2h2 प्लस 2h3 एंड सो ऑन. और ऐसे कितने कोलिजन होंगे? बहुत सारे, इनफाइनाइट. कायदे से हमारे टोटल इनफाइनाइट कोलिजन है. हमने चूंकि वैल्यूज निकाल ली हैं तो पुट करेंगे h प्लस ट्वाइस ऑफ ई स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर बाई 2g प्लस
twice of e to the power 4 v naught square upon 2g प्लस 2 टाइम्स e to the power इस बार आ जाएगा 6 v naught square upon 2g एंड सो ऑन। तो अगर हम ई स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर बाई 2g, ये 2 तो चाहे तो हम कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा हर टर्म में है। तो ई स्क्वायर वी नॉट बाई जी, ये देखोगे सारे टर्म में है h प्लस ई स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी, ये हो जाएगा 1 प्लस ई स्क्वायर प्लस ई टू द पावर 4 सॉरी ई क्यू एंड सो ऑन। सो ई स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर, अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं। पहले तो ये सम, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको याद करना पड़ेगा। ये हमारा एक इनफाइनाइट जीपी बोलते हैं इसको, दिस इज कॉल्ड इनफाइनाइट जीपी, इनफाइनाइट जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसमें फर्स्ट टर्म है 1 और कॉमन रेशियो जिसको डिनोट करते हैं आर से, जो कि यहाँ पर है ई, और फर्स्ट टर्म का वैल्यू है 1। फर्स्ट टर्म को ए से और कॉमन रेशियो को आर से ऐसा डिनोट करते हैं। तो सम का जो फॉर्मूला होता है, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, ये होता है ए 1 माइनस आर। ये चीज अपने को याद होनी चाहिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, फिजिक्स में बहुत जगह काम आता है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट ही अपने को याद रखना है। इनफाइनाइट जीपी में सम का फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्टली वो फॉर्मूला यहाँ पुट कर दो, h प्लस ई स्क्वायर और वी नॉट का वैल्यू भी अब डाल ही दो, ये 2gh, तो स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2gh अपॉन जी, जी और जी कैंसिल आउट हो गया, ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 1 माइनस ई स्क्वायर। ये 3 नहीं होगा बच्चे, ये 4 ही होगा, ये 4 होगा, स्क्वायर है ना, देख रहे हो, ई स्क्वायर ई 4, इसके बाद हमारा थर्ड वाला जो होगा उसमें ई क्यू 6, तो ई स्क्वायर कॉमन करेंगे 1 प्लस ई स्क्वायर 4 होगा, हाँ ठीक है। कॉमन रेशियो हमारा ई स्क्वायर आना चाहिए, ये 4 होगा, 3 नहीं होगा। तो ये 1 डिवाइड बाई 1 माइनस ई स्क्वायर, यही फॉर्मूला यूज करके ये सम आ गया। जी जी कैंसिल आउट कर देंगे, अब देखेंगे h कॉमन करोगे तो ये 1 प्लस 2 ई स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस ई स्क्वायर, और इसको अगर सॉल्व करोगे 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस 2 ई स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, तो ये ऐड होके फाइनल आंसर बनेगा h 1 प्लस ई स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। दिस इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड। कितने लोगों ने ये आंसर निकाल लिया था? ओके, तो ये एक बड़ा क्वेश्चन है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है
जिसमें कहीं कोई चेंजेस नहीं होता, और ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये आंसर से हम चाहे तो ध्यान में रख सकते हैं, और नहीं तो सीधे जो पैटर्न समझने की बात है, एक एक चीज हमने लिखा हुआ है, यू कैन इजिली रियलाइज। जब भी कोई कोलिजन होगा तो उसके बाद वेलोसिटी जो भी होगी उसकी स्पीड में उसमें ई मल्टीप्लाई हो जाएगा और डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ये चीज अपने को समझ में आनी चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग हम, और कुछ मोशन और ग्रेविटी के फॉर्मूले हैं, यू स्क्वायर बाई 2g अंडर रूट ओवर 2gh। इसके अलावा ये भी पूछा जा सकता है कितनी देर के बाद वो रेस्ट में आएगा। अगर ये पूरा बात समझ में आ गया हो तो एक नेक्स्ट पार्ट इसी का तुम लोग अगर कर सकते हो अभी के लिए, फाइंड द टाइम आफ्टर इन प्रीवियस क्वेश्चन। In previous question, find the time after which it will comes to rest। जो मार्बल है वो कितने देर के बाद रेस्ट में आ जाएगा, ये क्वेश्चन है। इसमें ये सारा कॉन्सेप्ट काम आने वाला है। ट्राई करो। यहाँ जैसे पैटर्न हमने बनाया है वैसे पैटर्न बनाना पड़ेगा और टोटल टाइम ऐड करना पड़ेगा। चलो देखो, आंसर निकालो। यहीं पर पैटर्न बना सकते हो। वेलोसिटी आफ्टर ईच कोलिजन हमने निकाला स्पीड, तो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग टाइम निकाल सकते हो। टाइम का फॉर्मूला मोशन ऑफ ग्रेविटी में होता था 2u/g। इस तरह से T1 T2 ऐसे कर सकते हो, सबको ऐड कर सकते हो। कोशिश करो। हुआ। पहले कोलिजन का जो टाइम होगा मैं उसको अगर T0 से डिनोट करूं, T0, तो ये हो जाएगा 2h/g। ये नीचे आने का टाइम होता है। उसके बाद T1, इसको अगर देखा जाए तो फर्स्ट कोलिजन के बाद की स्पीड है ev0, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ev0/g। T2 अगर ये देखा जाए तो 2 टाइम्स e²v0/g। T3 ये हो जाएगा 2 टाइम्स eq
वी नॉट अपॉन जी एंड सो। तो जैसे हमने टाइम डिस्टेंस ऐड किया था वैसे ही टाइम ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब टोटल टाइम की बात आएगी तो ये हो जाएगा टी नॉट प्लस टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री, और ऐसे इनफाइनाइट टर्म्स होंगे यहाँ भी। 2h अपॉन जी प्लस टी वन हमारा है 2 टाइम्स ई वी नॉट, तो ये वी नॉट अपॉन जी प्लस 2 टाइम्स ई स्क्वायर वी नॉट अपॉन जी एंड सो ऑन। तो ई वी नॉट बाई जी और 2 ये सब कॉमन है, तो ये भी बाहर निकाल सकते हो 2h बाई जी प्लस इसमें से ये पूरा का पूरा टर्म ही निकाल लो। तो 2 टाइम्स ई वी नॉट अपॉन जी, अगर देखोगे तो ये 1 प्लस ई स्क्वायर प्लस ई क्यूब एंड सो ऑन, इस तरह का जी भी बनेगा, जिससे फर्स्ट टर्म हो जाएगा 1 और कॉमन रेशियो हो जाएगा ई। पिछली बार ई स्क्वायर था, इस बार ये ई है। अब वी नॉट का वैल्यू भी चाहे तो पुट कर सकते हैं अंडर रूट ओवर 2gh, तो 2h अपॉन जी प्लस ई टाइम्स और 2e टाइम्स अंडर रूट ओवर 2gh अपॉन जी, और ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 1 माइनस ई, और यहाँ पर इसको g को अगर रूट के अंदर लेंगे तो ये भी 2h बाई जी ही हो जाएगा। तो फाइनली तुम देखोगे 2h अपॉन जी ये कॉमन हो जाएगा 1 प्लस 2e डिवाइड बाई 1 माइनस ई। इसका भी एक्सप्रेशन कुछ उसी तरह से आएगा 2h बाई जी 1 प्लस ई 1 माइनस ई। तो देखो पिछला वाला जो रिजल्ट था उसमें h 1 प्लस ई स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, क्योंकि h में वेलोसिटी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, टाइम में वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ही होता है। तो लगभग सिमिलर एक्सप्रेशन है यहाँ भी, प्लस माइनस जैसे वहां आया था वहां पर ये पहला टाइम है उसके साथ, वो पहला डिस्टेंस है उसके साथ मल्टीप्लीकेशन। तो भले ही क्वेश्चन बड़ा हो लेकिन पैटर्न इसमें बहुत अच्छे हैं और हम लोग इजिली इसको रियलाइज कर सकते हैं। आई बात समझ में? तो ये हमारा दूसरा रिजल्ट है, कितनी देर के बाद वो रुक जाएगा। और इस पैटर्न के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। अब लिफ्ट का क्वेश्चन लेते हैं ताकि यूज हो जाए। इट इज मूविंग with 5 meter per second. A ball is dropped from a height 20 meter from the lift surface. Inside the lift, find velocity, just velocity of ball just after collision. Velocity of ball just after collision if collision is elastic. चलिए इलास्टिक कोलिजन का केस दिया, कोलिजन इज इलास्टिक। इलास्टिक कोलिजन हो तो बॉल किस स्पीड से रिबाउंड करेगा?
आगे और बच्चे ट्राई कीजिए, मैं आंसर्स लेता हूँ। चलिए बताइए क्या है आंसर। सर 1 मीटर पर सेकंड। 8। यहाँ का नकाब बताएं। सर 20 आया है मेरे। 20 मीटर पर सेकंड। ओके, और कोई आंसर देना चाहता है? हाँ बताइए राहुल। सर 12 मीटर पर सेकंड। 12। और तो देखो, ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसलिए कि हैवी ऑब्जेक्ट रेस्ट में नहीं है। अगर मैं लिफ्ट की बात करूं तो हैवी ऑब्जेक्ट रेस्ट में नहीं है, और 20 मीटर की हाइट से अगर किसी चीज को ड्रॉप किया गया तो यहाँ पर एक कंफ्यूजन हो सकता है कि लिफ्ट ऑलरेडी 5 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है और ये 20 मीटर हाइट से ड्रॉप किया गया है। तो जब ये नीचे गिरेगा तो डिस्टेंस जो है वो 20 मीटर कवर करके ही गिरेगा या फिर उससे कम, क्योंकि ये नीचे आ रहा है और लिफ्ट ऊपर जा रहा है तो ये 20 से तो कम हो जाना चाहिए। जो मैं स्पीड का फॉर्मूला यहाँ पर v √2gh ये लगा सकता हूँ या नहीं, कि ये तो तब होता है जब जमीन हमारा वहीं का वहीं रहे और बॉडी को ड्रॉप किया जाए। तो जैसे यहाँ पर a body is moving in a ball is dropped from a height inside the lift, लिफ्ट के अंदर से ही ड्रॉप किया गया है, यानी कि जिसने भी ये ड्रॉप किया है ऑलरेडी लिफ्ट में है तो उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है। यानी कि ग्राउंड से अगर देखेंगे तो ये भी 5 मीटर पर सेकंड से पहले ऊपर जा रहा है, और तब ये ऊपर जाके कैसे गिरेगा। और लिफ्ट के रेस्पेक्ट में बात करें तो इसको सिंपली ड्रॉप किया गया है, ये 20 मीटर से नीचे आएगा। यानी कि ये जो कंफ्यूजन है कि टाइम कम लगेगा या डिस्टेंस कम वाला बात, ये रॉन्ग हो जाएगा। हमको सीधे सीधे ये फॉर्मूला यूज कर लेना चाहिए, और जी की जगह जी इफेक्टिव हमने इसलिए यूज नहीं किया क्योंकि वेलोसिटी दी गई है, एक्सेलरेशन नहीं है। लिफ्ट इज नॉट एक्सेलरेटिंग। तो यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जहाँ पर जो सीरियस बच्चे पढ़ाई करते हैं उनको कंफ्यूजन का गुंजाइश है। पहला, वेलोसिटी 2gh लग सकता है या नहीं, क्योंकि 20 से मैं ऐसा बोले कि अगर एक बॉडी ऐसे आ रहा है और एक बॉडी ऐसे आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है जल्दी मीट कर जाएंगे। और अगर इनके बीच का सेपरेशन अगर पहले 20 था तो हो सकता है कि 15 मीटर इसको कवर करना पड़े मीट करने के लिए, क्योंकि तब तक ये भी आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर बॉल को ड्रॉप किया, लिफ्ट ऊपर जा रहा है तो 20 से कम ही डिस्टेंस पर ही मीट कर जाएंगे ना। तो फिर ये 2gh फार्मूला क्यों लग रहा है? ये फार्मूला एप्लीकेबल है क्योंकि लिफ्ट के रेस्पेक्ट में हमने जो ड्रॉप किया तो लिफ्ट की जो वेलोसिटी है वो उसमें ऑलरेडी आ गई, और ये ऊपर जाके ऐसे आएगा नीचे। तो अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वी आर गोइंग टू गेट द सेम वेलोसिटी √2gh। इसलिए इस क्वेश्चन को ऐसे बोलते हैं कि एक बोल्ट लिफ्ट में ही कोई बोल्ट है जो फॉल हो गया, जो पहले लिफ्ट का एक पार्ट था, तो पार्ट था और ड्रॉप हुआ तो इसके पास भी वो वेलोसिटी है जो लिफ्ट के पास थी। खैर, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कोलिजन के बाद वेलोसिटी क्या होगी। तो हमने लिफ्ट की वेलोसिटी में तो कोई फर्क नहीं आएगा। जो मार्बल है या बॉल है उसकी जो वेलोसिटी है जिसको हमने v2 लिखा था, दैट इज
माइनस ई टाइम्स U2 प्लस U1 1 प्लस ई, ये हमारा फॉर्मूला है। लेकिन इस फॉर्मूले को भी यूज करते समय बहुत केयरफुल रहना है। जैसे हमारे के लिए इस क्वेश्चन में ई का वैल्यू 1 दिया गया है, तो बहुत सारे बच्चों ने इस फॉर्मूले को डायरेक्टली यूज किया बिना किसी इस बात के। ये 2GH ये फॉर्मूला ये वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 2 इंटू 10 इंटू 20 ये आ जाएगा 20। तो ये 20 तो इन्होंने आपने लिख दिया, प्लस ये U1 जो है इसको आप 5 नहीं ले सकते, ये -5 होगा, क्योंकि बॉल नीचे आ रहा है और लिफ्ट ऊपर जा रहा है, तो ये दोनों की वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में। तो हमने कहा था कि जब दोनों की वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में हो तो किसी एक को पॉजिटिव दूसरे को नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो हमने U2 को पॉजिटिव ले लिया, वो तो यहाँ माइनस था इसलिए माइनस लिखना पड़ा, नहीं तो U2 तो हमने पॉजिटिव ही लिया हुआ है, तो ये माइनस हो जाएगा। और ये 1 प्लस ई का वैल्यू 1 है, तो ये हो जाएगा 2, यानी कि -20 -10 और ये हो जाएगा -30। तो फाइनल आंसर -30 मीटर पर सेकेंड। अगर इसको लोग पॉजिटिव ही ले लें तो भी आंसर -20 प्लस -10 -10 आएगा। इसमें से एक भी आंसर -10 के बराबर नहीं है, मतलब ये आंसर आए कैसे। तुम लोग ने किया क्या फॉर्मूला, तो ये जो कल दिया था आज भी उसको हमने दिखाया, ये तो है फॉर्मूला। ये देखो -E टाइम्स U2 प्लस U1 1 प्लस ई। बॉल की इनिशियल वेलोसिटी डाउनवर्ड, हमने डाउनवर्ड को ही पॉजिटिव ले लिया है, कोई दिक्कत नहीं, हम कोई को भी पॉजिटिव ले सकते हैं, उससे हमारा सिर्फ साइन का फर्क आएगा, वैल्यू तो वही रहेगी। तो ये फॉर्मूला यूज करना था, और उसको यूज करने से तो आंसर -30 आ रहा है, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में 30। और चलो अगर -5 कोई नहीं लेता, +5 ले लेता, स्टिल आंसर 10 आता। ये तो कभी नहीं आता जो तुम लोग ने बताया। तो ये तुम लोग ने किया क्या है, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, क्या मिस्टेक तुम लोग कर रहे हो डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करने में। आई बात समझ में, क्लियर है ये। हैवी ऑब्जेक्ट के साथ कोलिजन क्लियर है। Yes, sir. अब एक जो कोलिजन है वो इस तरीके का पूछा जाता है कि हमारा कोई वुडन ब्लॉक है जो कि इस तरह से लटका हुआ है, इस तरह का वुडन ब्लॉक है और ये लटका हुआ है, और एक बुलेट, इसका मास हम ले लेते हैं m, इसकी वेलोसिटी ले लेते हैं v0, और ये हम लोग ले लेते हैं कैपिटल M। अब ये जाके इसके साथ हिट कर रहा है, थोड़ा बड़ा ले लो मास, ये जाके इसके साथ हिट कर रहा है। अब हिट करने के बाद दो बातें हो सकती हैं, या तो ये बुलेट इसी के अंदर रह गया एम्बेडेड इनसाइड, और या फिर इसको पेनिट्रेट करके बाहर निकल गया। इन दोनों सिचुएशंस में ये जो मास है इसमें एक मूवमेंट होगा, और ये किसी हाइट तक आएगा लाइक दिस। अब ये कितना ऊपर गया, या तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं h, या फिर ये एंगल पूछ सकते हैं थीटा, कोई भी एक पूछा जा सकता है। और दो केसेस हैं, पहला केस फाइंड द एंगल और हाइट, सीधे लिखो हाइट पहले, reached by
मास इफ वाला पार्ट इसका लेते हैं, बुलेट is embedded inside the block, और दूसरा bullet comes out with speed v0/3. v0/3 से अगर इससे बाहर निकल गया, पेनिट्रेट करता हुआ इससे बाहर निकल गया, तब कितनी हाइट तक जाएगा? दोनों पार्ट में से कोई एक पार्ट पूछा जाता है, हमने एक ही बार में दोनों पार्ट दे दिए। चलिए ट्राई कीजिए इसको। चलिए फर्स्ट का आंसर बताइए आप। सर स्मॉल m v0 square upon 2g m plus m. ओके, बाकी बच्चे भी आंसर्स निकालें, बताएं क्या है आंसर। तब तक आप सेकंड ट्राई कीजिए। सर वो हो गया। सेकंड भी हो गया? हम्म। अरे वाह, बताएं। सर 2 small m का स्क्वायर v0 square हम्म upon 9 capital M square g. ओके, ये डायमेंशनली रॉन्ग हो रहा है, ये समझ आ रहा है आपको? ये दोनों एक साथ डायमेंशनली करेक्ट नहीं हो सकते। ये दोनों ठीक है सर, मैं आंसर, सेकंड वाला पार्ट चेक करती हूँ एक बार। क्योंकि ये दोनों एक साथ, क्योंकि यहाँ पर m का टर्म ले रहे हो, यहाँ पर m स्क्वायर का टर्म दे रहे हो, और नीचे वेट, नहीं नहीं सही है, सही है, सही है, सही है, सही है, सही है। यहाँ भी m स्क्वायर है और यहाँ भी m स्क्वायर है, ठीक है, सही है, डायमेंशनली करेक्ट है। अब वैल्यू वाइज देखना पड़ेगा। बाकी बच्चे कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, तो मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। देखो, इसमें सबसे पहले तो
जो टेंशन और mg लग रहे हैं कोलिजन के जस्ट पहले और बाद में, वो वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहे हैं, और हमारा कोलिजन हो रहा है एक्स एक्सिस के लॉन्ग। तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग कोई भी फोर्स नहीं है, एफ एक्स इक्वल्स टू 0। इसलिए हम लोग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम along एक्स एक्सिस लगा सकते हैं, और along एक्स एक्सिस अगर लगाएंगे फर्स्ट क्वेश्चन के लिए, तो ये हो जाएगा mv0 इज इक्वल टू कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू कैपिटल V। ये जो इम्बेड होने के बाद पूरा का पूरा सिस्टम होगा वो v वेलोसिटी से आगे जाएगा, तो यहाँ से कैपिटल V हमारा निकल जाएगा mv0 डिवाइड बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m। और इस स्पीड से अगर कोई जाए तो मैक्सिमम हाइट कहाँ तक वो रीच कर पाएगा, वी स्क्वायर और 2gh वाला जो फॉर्मूला है उसको डायरेक्टली यूज कर लेंगे, या एनर्जी कंजर्वेशन भी कर सकते हो। तो फाइनली जो हमारा h आएगा वो 2v स्क्वायर अपॉन 2g, दैट मीन्स mv0 डिवाइड बाई m प्लस m अपॉन 2g, ये कुछ ऐसा आएगा। यहाँ पर आपके कुछ टर्म में m का टर्म तो 1/2g mv0 डिवाइड बाई m प्लस m का होल स्क्वायर, कुछ ऐसा आ जाएगा। या फिर अगर तुम डायरेक्टली ये फॉर्मूला नहीं यूज करना चाहते तो एनर्जी कंजर्वेशन कर सकते हैं, हाफ कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू v स्क्वायर दैट इज mv0 डिवाइड बाई m प्लस m। ये हमारी काइनेटिक एनर्जी है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी 0, और जब वो मैक्सिमम हाइट पर जाएंगे तो मैक्स उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी m प्लस m जी h, ऊपर जा रहा है इसलिए प्लस, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा 0। इसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब यहाँ से भी अगर सॉल्व करोगे यू आर गोइंग टू गेट द सेम रिजल्ट। ये एक m प्लस m का टर्म यहाँ पर m प्लस m का टर्म ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और h g का टर्म यहाँ आ जाएगा, ये पूरा का पूरा यही एक्सप्रेशन आएगा। तो पहला जो आपने आंसर बोला था इसमें m स्क्वायर और यहाँ पर ये स्क्वायर होना चाहिए था बच्चे, बाकी सब ठीक है, लेकिन आपने ये चीज रॉन्ग किया। आई बात समझ? क्यों हुआ ये रॉन्ग? सर मैंने हाफ स्मॉल m v0 स्क्वायर इज इक्वल्स टू m प्लस m gh लगा दिया, तो इससे वाहियात कॉन्सेप्ट और कुछ हो सकता है? इनिशियल सर वही काइनेटिक फाइनल पोटेंशियल जी बिना लॉस कैलकुलेट किए, अरे राम रे राम, पूरा पढ़ाने का कचरा कर दिए तुम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम जो पहला चीज है कोलिजन में, सबसे पहले हम लोग यही लगाते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन जब तक इलास्टिक की बात ना हो, और जब तक पहले हमने इम्बेडेड में दोनों साथ मूव करेंगे, और साथ मूव करने में मैक्सिमम लॉस ऑफ एनर्जी होता है, ये सब चीज जान के भी अगर कोई बच्चा ये कॉन्सेप्ट यूज किया, बड़ा दिक्कत वाला बात है। मतलब सेकेंड वाले में तो चलो ठीक है, कम्स आउट हो गया तो थोड़ा सा वहां पर हो सकता है कि सर क्या पता वहां पर एनर्जी लॉस नहीं हो, लेकिन लॉस तो वहां भी होगा। बाय द इम्बेड करके जब उसी के साथ मूव कर रहा है, मूविंग टुगेदर वाले केस में मैक्सिमम लॉस ऑफ एनर्जी, ये चीज हमने कोलिजन के फर्स्ट डे में ही आपको क्लियर करी थी। ये जो हमने जिस दिन सिर्फ थ्योरी बताई थी, उसी दिन बताया था कि इन इलास्टिक ही देयर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी, देयर इज अ मैक्सिमम लॉस ऑफ एनर्जी, और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में दोनों मूव टुगेदर वाली बात आ जाती है। ये पिछले क्लास के डिस्कशन में था। इफ यू सी कोलिजन 2 में ये डिस्कशन होगा कि अगर हमारा ई का वैल्यू 0 हो जाए, special cases E is equals to 1, E is equals to 0, bodies will move together after collision, और ये परफेक्टली इलास्टिक, यही मैक्सिमम लॉस का केस है। तो ये सब चीजें जब तक इलास्टिक वर्ड नहीं यूज किया जाए, एनर्जी कंजर्वेशन बिल्कुल भी भूल के भी नहीं लगाना है, ये गलत बात है एकदम। दूसरे क्वेश्चन में भी अगर तुम यही किए हो
तब तो ये भी आंसर गलत हो जाएगा। सेकंड वाले क्वेश्चन में भी सबसे पहले हमको कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाना पड़ेगा, उसके बाद जो वेलोसिटी कैपिटल एम को मिलेगी उससे वो कितना हाइट जाएगा ये निकालना पड़ेगा। चलो देखो कोई चेंज हो सकता है आंसर में, तो ट्राई करोगे सब लोग आंसर कीजिए सेकंड वाले पार्ट का। इसके बाद ट्राई द सेकंड वन। सर सेकंड वाले में मैंने लगाया है पहले कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, उसके बाद एनर्जी कंजर्वेशन, लेकिन पहले वाले में नहीं लगाया है। तो पहले वाले में क्यों नहीं लगाया, मतलब क्यों नहीं लगाया? सर मैंने वो क्वेश्चन को बहुत लाइटली ले लिया था। सेकंड वाला थोड़ा मतलब अच्छा क्वेश्चन दिख रहा था, फर्स्ट वाला क्वेश्चन मुझे कॉमन दिख रहा था, तो मैंने इसको ऐसे ही ले लिया। हाँ, यही प्रॉब्लम है तुम्हारा एग्जाम में, तुम क्वेश्चन को ड्यू रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो। तुमको लग रहा है कि एमी क्वेश्चन दिया हुआ है और उसमें अननेसेसरी मिस्टेक कर रहे हो। जब तुमको ये बात पता है कि हमको सीएलएम लगाना होता है, तो हमने पहले वाले क्वेश्चन में क्यों नहीं लगाया? इसका कोई लॉजिक तुम्हारे पास नहीं है, सिवाय इस बात के कि सर हमने उसको इम्पोर्टेंट नहीं पाया। समझे? एग्जाम में भी तुम्हारे साथ यही हो रहा है, बोल के तुम्हारे कुछ मार्क्स कट रहे हैं। हर क्वेश्चन एक ड्यू रिस्पेक्ट डिमांड करता है। तुम अब उसको उस अब ये तो बहुत ही सिंपल है, तो इसमें क्या सारे कॉन्सेप्ट लगाना, हटाओ। ऐसे करके करोगे क्वेश्चन तो कर रॉन्ग होगा ही। हम वैसे क्यों कर रहे हैं, क्या उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं हो रहा, ये बात भी तो सोचना पड़ेगा। यहाँ पर हमने एनर्जी कंजर्वेशन बिल्कुल भी नहीं लगा सकते, कैसे कभी भी लगे नहीं लगा सकते। एनर्जी किसी तरह के सिचुएशन में, जो दोनों सिचुएशन हमने दिया है, एनर्जी कंजर्व नहीं होगी, लॉस होएगा। कितना लॉस होगा वो भी निकाल सकते हैं। बाद की वेलोसिटी जो हमने निकाली है, तुमको बाद की काइनेटिक एनर्जी मिल गई, इनिशियल की काइनेटिक एनर्जी पता है, माइनस करेंगे नॉन जीरो वैल्यू आएगा हर बार। तो सेकंड वाला अगर तुमने लगाया है तो आंसर सही होगा। तो बुलेट क्या है, बुलेट इसके अंदर से पेनेट्रेट करके पास कर जा रहा है, और उस किस वेलोसिटी से पास कर रहा है ये भी दिया हुआ है। तो फिर से कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट लगेगा, वो तो हमेशा लगना है। सीएलएम अगर लगाओगे तो ये हो जाएगा एम वी नॉट प्लस जो हवी मास है वो रेस्ट में था, बाद में जब वो निकला बाहर तो वी नॉट बाई 3 स्पीड से निकला है। अब हमको ये नहीं पता कि कैपिटल एम की वेलोसिटी क्या है, तो कैपिटल एम इंटू कैपिटल भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से 2mv0/3 इज इक्वल टू कैपिटल एम वी, और यहाँ से कैपिटल भी आ जाएगा 2mv0/3m। अब ये कैपिटल भी आने के बाद h का फॉर्मूला यहाँ पर जैसे हमने डायरेक्ट लिख दिया था u²/2g, वैसे ही तुम यहाँ पर लिख सकते हो। तो 4m²v0²/9ms, सॉरी कैपिटल एम होगा, ये नीचे का टर्म कैपिटल एम होगा। नाइन कैपिटल एम स्क्वायर, ये हो जाएगा v²/2g। 2 से ये 4 कैंसिल आउट होगा 2 में, और फाइनल आंसर आएगा 2m²v0² डिवाइड बाई 9m², और एक जी भी रहेगा। ये हमारा फाइनल आंसर है, करेक्ट। और ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, इसलिए इसको बिल्कुल भी हम लोग को भूलने नहीं देना है। तो ये कोलिजन के दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए। इसके अलावा सिंपल सिंपल क्वेश्चंस तो बहुत सारे बन सकते हैं। दो, एक मार्बल को इधर से इधर फेंक दिया, इसको इधर फेंक दिया, कोलिजन के बाद की वेलोसिटी क्या होगी, इंपल्स क्या होगा, जैसे एक सिंपल वाला क्वेश्चन भी ले ही लो। थोड़ा सा
मैं डायग्राम दे देता हूँ। ये दो ब्लॉक्स हैं और ऐसा भी एक क्वेश्चन आता है कि एक के बाजू में एक के बाजू में एक सब पड़े हुए हैं। और ये m मास का एक बॉल है जो v नॉट वेलोसिटी से मूव कर रहा है और ये सारे आइडेंटिकल हैं, एकदम बिल्कुल एक के बाजू में एक के बाजू में एक रखे हुए। आफ्टर कोलिजन ये डिफरेंट जो बॉल हैं, जिसको नाम देता हूँ ए, बी, सी, डी, ई, एफ, इस तरह से ऐसे आफ्टर कोलिजन वेलोसिटीज पर कमेंट करना है ए बी सी डी के। एंड परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन का केस है। इलास्टिक कोलिजन आफ्टर कोलिजन comment on velocities। हाँ, आप ये बताएं। सर ए बी सी डी और ई की 0 हो जाएगी और एफ वी नॉट से मूव करना रहेगा। गुड। हमने जानबूझ के थोड़ा गैप दे दिया चीजों को आसान रखने के लिए। एक्चुअली क्वेश्चन में ये बिल्कुल सटा के रखते हैं। और तुम लोग ने इस तरह के बहुत सारे वीडियोस वगैरह या फिर साइंटिफिक टॉयज वगैरह अगर देखे होंगे तो बहुत सारे ऐसे एक के बाजू में एक के बाजू में एक ऐसे पेंडुलम लटके होते हैं एक दूसरे को टच करते हुए। और एक पेंडुलम इस तरह से इसको आके से टकराएगा तो ये एज इट इज पड़े रहेंगे और ये इधर चला जाएगा, फिर ये टकराएगा तो ये इधर चला जाएगा और ये बीच वाले बिल्कुल एज इट इज पड़े रहेंगे। बहुत सारे वीडियोस वगैरह में भी ये चीज़ दिखाते हैं। तो यहाँ पर भी यही कॉन्सेप्ट आता है, ये इससे टकराएगा तो वेलोसिटी एक्सचेंज, फिर ये इससे टकराएगा तो इसकी वेलोसिटी एक्सचेंज, ये इससे ये इससे ये इससे, और फाइनली ये वी नॉट से आगे चला जाएगा और ये सारे अपने जगह पर एज इट इज पड़े रह जाएंगे। तो इलास्टिक कोलिजन का केस हो और मास बराबर हो तब वेलोसिटी एक्सचेंज का जो बात है बहुत अच्छे से अपने को समझ में आना चाहिए। अब एक क्वेश्चन है जो थोड़ा अगेन ट्रिकी है, पेशेंसली करना पड़ेगा। नहीं, वो नहीं, ये क्वेश्चन मान लो ये एक मास है m और एक दूसरा मास है जो कुछ यहाँ पर है और ये दोनों के बीच में एक स्ट्रिंग कनेक्टेड है कुछ ऐसा और स्ट्रिंग लूज पड़ा हुआ है, लूज पड़ा हुआ है। इनके बीच का सेपरेशन जो है वो स्ट्रिंग का लेंथ अगर l है तो मान के चलो तुम 2l/3 l/2 ऐसे l से छोटा कोई वैल्यू है इनके बीच का सेपरेशन। और ये जो मास है इसको भी चाहे तो हम m ले सकते हैं, m/2 ले सकते हैं, 2m ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। और ये जो मास है वो m है। हमने इसको एक वेलोसिटी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग कुछ v नॉट दे दी। आपको बताना है ये इसका नाम ले लो a और इसका नाम ले लो b। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ a and b just after string became taut। जब स्ट्रिंग टॉट होगा तो उस समय ए और बी का स्पीड कितना होगा। चलिए ट्राई कीजिए।
कोई बता सकता है कि इस तरह के क्वेश्चन को सोचेंगे कैसे? इसमें और भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, ये सबसे सिंपल वाला है। क्या होगा जब स्ट्रिंग टॉट होगा? कोई नहीं, देखो उस केस में सीधे सीधे अगर हम चाहें तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा सकते हैं, CLM, क्योंकि ये स्मॉल एम और ये जो स्मॉल एम, ये दोनों ए और बी हैं, इनको अगर कंबाइंड एज ए सिस्टम देखा जाए तो कोई एक्सटर्नल फोर्स तो लग नहीं रहा, नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग। और ये पूरा एक टेबल पर हो रहा है, ऐसा मत समझना कि हवा में हो रहा है, ये नीचे गिर जाएगा, ऐसा नहीं है। वर्टिकल प्लेन नहीं, हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। द इंटायर थिंग इज हैपनिंग इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो CLM लगाएंगे तो इनिशियल मोमेंटम है mv0, और जैसे ही स्ट्रिंग टॉट होगा ना, एक लास्ट कॉन्सेप्ट जो इसमें लिखना है, जस्ट आफ्टर string became taut, velocities of the objects must be same along the string. Along the string उनकी वेलोसिटी सेम रहने वाली है, यानी कि हमने इसको along the string मूव किया है, जब तक ये टॉट नहीं होगा तब तक ये फ्रीली मूव करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा जब इनके बीच का सेपरेशन L के बराबर हो जाएगा, और जस्ट ये होने के पहले इसकी वेलोसिटी V0 थी। तो जब स्ट्रिंग जब टाइट होगा, मतलब उसमें टेंशन आएगा, तब इसकी वेलोसिटी क्या होगी? जो भी होगी वो वेलोसिटी इसकी भी होगी, क्योंकि आफ्टर कोलिजन, मतलब आफ्टर स्ट्रिंग बिकम टॉट, दोनों की स्पीड सेम होनी है। सिर्फ इतना कॉन्सेप्ट यूज कर लें तो ये हमारा हो जाएगा m प्लस m इंटू वी, और यहां से हमारा v ये आ जाएगा mv0 अपॉन 2m v0 बाई 2। लेकिन हर बार ये v0 बाई 2 होगा ये जरूरी नहीं है। m और मास हमने सेम रख दिया तो बोल के v0 बाई 2 हो गया। अगर m 3m m 2m 2m m ऐसे कर देते तो हमारा आंसर अलग आता। दूसरी बात कि ये सेम along द स्ट्रिंग वाली बात जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमने इसको जो थ्रो किया है वो along द लाइन जॉइनिंग ना वेलोसिटी देके किसी और डायरेक्शन में कर दिया, तो फिर हमको along द स्ट्रिंग वाला जो स्टेप है, मतलब कॉन्सेप्ट है, वो अच्छे से यूज करना पड़ेगा वेलोसिटीज को कंपोनेंट्स में तोड़ के। लेकिन वो ऐसा डिफिकल्ट क्वेश्चन तुमको नहीं देंगे, तुमको यही क्वेश्चन देंगे। और चूंकि ये क्वेश्चन निकालने के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन ये ऐसे क्वेश्चन देके बच्चे घबरा जाते हैं। अब इसमें और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फाइंड द इम्पल्स अप्लाइड बाय स्ट्रिंग। स्ट्रिंग ने कितना इम्पल्स इम्पार्ट किया, ए पर या बी पर, किसी पर भी पूछा जा सकता है। तो जब स्ट्रिंग टॉट होगा उस समय का सिचुएशन जस्ट बिफोर और आफ्टर की बात मैं कर रहा हूँ।
तो जस्ट बिफोर ये हमारा कुछ वी नॉट था और जस्ट आफ्टर ये वी नॉट बाई टू है और ये वी नॉट बाई टू है। इसका मतलब एक्चुअली किया क्या स्ट्रिंग ने एक झटका दिया इसको बोलते हैं जर्क, जे इम्पल्स। और इसको इस डायरेक्शन, क्योंकि स्ट्रिंग हमेशा अपनी ही तरफ फोर्स लगाता है, ये कभी ढकेल नहीं सकता। तो ये दोनों इम्पल्स लग रहे हैं। अब किसी एक बॉडी पर कंसंट्रेट करें, ए पर करना है तो ए पर, बी पर करना है तो बी पर। इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी। इनिशियल मोमेंटम इसका जीरो था, फाइनल मोमेंटम है एम वी नॉट अपॉन टू माइनस जीरो। ये हमारा इम्पल्स हो जाएगा एम वी नॉट बाई टू। अगर इम्पल्स हमसे पूछा जाए कि बी वाले पर कितना लग रहा है, तो ये मैग्नीट्यूड वाइज सेम होगा, डायरेक्शन वाइज अपोजिट होगा। तो वो भी इसी फॉर्मूले से जे इज इक्वल टू डेल्टा पी, इनिशियल मोमेंटम था, फाइनल मोमेंटम हो गया एम वी नॉट अपॉन टू, इनिशियल मोमेंटम था माइनस एम वी नॉट, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो इसलिए पॉजिटिव लेना पड़ेगा और माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ पर जे हमारा आ जाएगा माइनस एम वी नॉट अपॉन टू। तो इस तरीके से हमारा इम्पल्स का वैल्यू सेम हुआ। मतलब स्ट्रिंग क्या कर रहा है, इम्पल्स लगा रहा है दोनों बॉडीज पर। लेकिन ये चीज हमको जब पूछी जाएगी तभी करेंगे। हम डायरेक्टली यहाँ से वेलोसिटी तो निकाल ही सकते हैं, जो कि एक लाइन का क्वेश्चन है। आई बात समझ में? अब ऐसा ही एक क्वेश्चन यहाँ पर एक पुल्ली है और ये मास जमीन पर पड़ा हुआ है। एक 2m मास है, इसको हम लोग ने ये 2m मास है, इसको 1 मीटर ऊपर ले जाके हमने छोड़ा है। 1 मीटर ऊपर ले जाके हमने छोड़ा है और जो ग्राउंड है उसकी हाइट क्या है इसमें क्वेश्चन को, या फिर इसको ऐसे कर लो, उसको 2m मत करो, इसको m कर लो और इसको 2m कर लो। 1 मीटर से इसको हमने, और ये जमीन पर रखा हुआ है, दिस इज केप्ट ऑन अ सरफेस। आफ्टर व्हाट टाइम velocity of both the blocks will be momentarily zero। जब इसको हम छोड़ेंगे, यहां से इसको रिलीज करेंगे, आफ्टर द रिलीज ऑफ स्मॉल m, स्मॉल m को हमने यहां से छोड़ दिया, ऐसे इसको ऊपर ले जाके छोड़ दिया, तो उसके बाद कितने टाइम के बाद वेलोसिटी दोनों की मोमेंटरी जीरो हो जाएगी। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। कल हम लोग कोलिजन इन 2D करके इस कोलिजन वाले टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे। और जो भी आपके डाउट्स होंगे, कोलिजन, वर्क एनर्जी, पावर, तो वो भी आप चाहे तो कल लेके आ सकते हैं। कल कुछ डाउट्स हम लोग क्लास में ही ले लेंगे।
कितने लोगों ने इसमें पेपर अटेम्प्ट नहीं किया था? तमाम कल जो पेपर वर्क एनर्जी पावर का था, कितने लोगों ने अटेम्प्ट नहीं किया था? सबने किया था। वेरी गुड। चलिए, अच्छी बात है। हमने आंसर की उसकी शेयर कर दी बाय द वे। कल 11 बजे के आसपास हमने शेयर किया था। अगर आप लोग ने मैच कर लिया हो तो ठीक है, नहीं तो आज मैच कर लेना। सर वो जो 1 मीटर की हाइट है वो ग्राउंड से है कि एक बार स्पेसिफाई कीजिए ना प्लीज, 1 मीटर कहाँ से है? 1 मीटर उस स्ट्रिंग का लेंथ है जो ऊपर लेके गया गया है, नीचे उसका जो फोल्डेड पार्ट है उससे। सर फोल्डेड पार्ट का 1 मीटर है? ये 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 जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है। जब उसको ऊपर लेके जाएंगे तो उसमें फोल्ड होगा ना, तो फोल्ड से 1 मीटर हाइट, ऐसा मान के चलो। सर ग्राउंड से कितनी हाइट है इसकी जरूरत नहीं है क्या? ना, क्यों जरूरत है? सर वो अगर ग्राउंड लेवल को जीरो पोटेंशियल माना तो हम लोग ऊपर ले एनर्जी सकते हैं। कंजर्वेशन इसमें लगेगा ही नहीं। एनर्जी कंजर्वेशन इसमें नहीं लगेगा। जब स्ट्रिंग टॉट हो रहा है उस समय तो नहीं लगेगा, हाँ उसके बाद लगा सकते हैं। तो उसके लिए अपने को रेफरेंस लेवल जहां पर वो रखा हुआ है उससे वो कितना ऊपर जाएगा, उससे कितना नीचे आएगा, उससे कर सकते हैं। लेकिन अपने को ग्राउंड लेवल उस फोल्डिंग से कितना नीचे है इससे फर्क नहीं पड़ेगा। आई डोंट थिंक सो। ये थोड़ा सा आप लोग के लेवल से थोड़ा अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी अभी हमने डिस्कस किया, तो इसी का कॉन्सेप्ट इसमें रेप्लिकेट होता है। तो अगर ठीक है, समझ आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो इसको सिंपली इग्नोर कर सकते हो। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये तुम लोग के लेवल पर रेयरली पूछा जाएगा, नहीं पूछा जाएगा। होगा क्या कि जब इसको हम रिलीज करेंगे तो ये फ्री फॉल होता हुआ पहले यहाँ तक आएगा और 1 मीटर और नीचे जाएगा, ये स्ट्रिंग पूरा ओपन होगा। मतलब ये इस तरह से टोटल जो डिस्टेंस इसने कवर करेंगे वो हो जाएगा 2 मीटर। ये फोल्डिंग वाला पार्ट भी नीचे आएगा, मतलब ये 2 मीटर तक फ्री फॉल में रहा। इतना समझ में आ रहा है? ये जो मास है ये 2 मीटर तक फ्री फॉल में रहा, क्या ये समझ आ रहा है? ये सबसे पहला पॉइंट है इस क्वेश्चन को समझने का। हमने एक ब्लॉक ऐसा लटक रहा था, हमने उसको ऊपर 1 मीटर ऐसा फोल्ड किया कि 1 मीटर तक ऊपर चला जाओ। जब उसको छोड़ेंगे तो ये 1 मीटर तो गिरेगा ही गिरेगा, लेकिन स्ट्रिंग जब तक टॉट नहीं होगा तब तक 1 मीटर और गिरना पड़ेगा। नहीं,
स्ट्रिंग में जब तक टेंशन आएगा तब तक वो 2 मीटर नीचे गिरेगा ना टोटल। नहीं समझ आ रहा? ये 2 मीटर क्यों हो रहा है, ये नहीं समझ आ रहा? ये तो बहुत सिंपल बात है, कैसे तुम लोग ऐसे शांत पड़े हुए हो। ये एक मार्बल है और इसको हमने कुछ ऐसे ऊपर लेके गए, फोल्ड किया। तो जब हम इसको अगर एक्स से फोल्ड करेंगे तो ये एक्स से ऊपर चला जाएगा, ये जो फोल्डिंग वाला पार्ट है ये ऊपर चला गया। जब इसको छोड़ेंगे तो जब ये सीधा होगा तो ये एक्स और ये एक्स टोटल 2x से नीचे नहीं आ रहा है। एक्सक्यूज मी सर। हम्म। सर ग्राउंड ज्यादा नीचे भी तो हो सकता है ना, मतलब अगर नहीं, ये ग्राउंड नहीं है। अगर तुम इस डायग्राम को लेकर थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं ग्राउंड को यहाँ से हटा के थोड़ा और नीचे कर देता हूँ। ग्राउंड का कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पर, तो ऐसे हाँ सर वही इसलिए क्योंकि हो सकता है कि वो ग्राउंड के ऊपर रुक गया हो। ग्राउंड के ऊपर ही रुकेगा ना। सर वो ग्राउंड मुझे लगा कि आपने ग्राउंड पर उसको 2 मीटर, ग्राउंड से 2 मीटर कर दिया इसलिए। नहीं नहीं, ग्राउंड से नहीं किया है। वो 1 मीटर हमने ग्राउंड से कहीं डिस्टेंस नहीं लिया। वो थोड़ा डायग्राम हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजिंग हो, ये सिचुएशन होगा। वो जब 1 मीटर नीचे आएगा तो 2 मीटर पर आएगा, तभी उसमें टेंशन आएगा स्ट्रिंग में मोमेंटरली। जितना समझ आ रहा होगा, ये दोनों डायग्राम तो सिमिलर ही हो गए, अब तो समझ आना चाहिए। और जब ये इस 2 मीटर से नीचे गिरेगा तो इसकी वेलोसिटी उस समय कितनी हो जाएगी, जो कि v नॉट होगी, और ये हो जाएगा 2gh। जी का वैल्यू चाहे तो पुट कर सकते हैं, h हमारा 2 है, तो ये हो जाएगा 4g 2√g। ये हम v नॉट की वेलोसिटी लिख सकते हैं। और जैसे ही स्ट्रिंग टॉट होगा वैसे फिर से इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी, दोनों की इस वेलोसिटी सेम होनी पड़ेगी स्ट्रिंग के अलॉन्ग, नहीं तो स्ट्रिंग टूट जाएगा। अलॉन्ग द स्ट्रिंग हम चाहे तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फिर से लगा सकते हैं, CLM। तो ये हमारा जो इनिशियल मोमेंटम है वो है mv नॉट, और बाद का जो मोमेंटम है वो 2m प्लस m v। यहाँ से v जो होगा वो आ जाएगा v नॉट अपॉन 3। मतलब एक बार जैसे ही ये टॉट होगा तो स्मॉल m v नॉट बाई 3 से नीचे जाएगा और ये 2m v नॉट बाई 3 से ऊपर जाएगा। ये सिचुएशन होने वाला है। क्या होने वाला है? ये जो m है ये v नॉट बाई 3 से ऊपर जाएगा, सॉरी नीचे जाएगा, और ये 2m v नॉट बाई 3 से ऊपर जाएगा। दिस इज हाउ थिंग्स आर गोइंग टू बी। लेकिन जैसे ये हवा में आएगा इसके ऊपर एक्सेलरेशंस भी तो अब लगेंगे। ये तो ग्राउंड पर था तो ठीक है, ये सारी बातें समझ आ रही थी, लेकिन जब एक बार ये मूव करने लगेगा तो एक्सेलरेशन भी तो आएगा, और जबकि 2m ज़्यादा बड़ा है तो इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा, इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होगा। तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से कहीं ना कहीं तो रुकेंगे ये। कितने टाइम के बाद रुकेंगे? हम लोग को एक्सेलरेशन फिगर आउट करना है, तो ये तो बहुत सिंपल होता है, 2m माइनस m 2m प्लस m इंटू जी, तो ये हो जाएगा g/3। तो वेलोसिटी कितने देर के बाद जीरो हो जाएगी? v बराबर u प्लस टी, सिंपली लगा दो। u हमारा है v नॉट अपॉन 3 माइनस g/3t, यहाँ से t हो जाएगा v नॉट अपॉन g, और v नॉट हमने निकाला हुआ है 2√g, तो उसको पुट कर दो।
ये हो जाएगा 2/√g। लेकिन ये टाइम हमारा टोटल टाइम नहीं होगा, क्योंकि ये 2 मीटर का गिरना भी, इसका भी तो टाइम है कुछ। और हमने जब रिलीज किया तब से बात से पूछा है, बोले आफ्टर व्हाट टाइम velocity of both the blocks will be momentarily zero after the release of m। तो रिलीज के बाद अगर टाइम का बात पूछा जा रहा है तो वो फ्री फॉल वाला टाइम भी काउंट करना पड़ेगा, और वो टाइम t इज इक्वल टू 2h/g √/, h का वैल्यू 2 है तो 2 × 2/g, तो ये हो जाएगा 4/g √/, तो ये हो जाएगा 2/√g। तो ये टाइम और ये जो टाइम है ये दोनों ऐड करना पड़ेगा, तो हो जाएगा रिक्वायर्ड टाइम, ऐसे लिख लो रिक्वायर्ड टाइम दैट इज इक्वल टू 2/√g प्लस 2/√g, ये हो जाएगा 4/√g। अब दोबारा इस क्वेश्चन को देखो, 3-4 चीजें हैं, कहाँ कहाँ नहीं समझ आ रहा है वो बता दो। हाँ बताइए। सर वो जो वेलोसिटी मोमेंटरीली जीरो लिया है, तो वो सिस्टम की वेलोसिटी जीरो, ऐसा? किसी भी एक बॉडी की वेलोसिटी अगर जीरो करेंगे तो दूसरे का भी तो जीरो होना ही पड़ेगा ना। दोनों तो सेम ही वेलोसिटी से उस समय मूव करना स्टार्ट किए थे और दोनों के ऊपर रिटार्डेशन सेम ही लग रहा है, तो दोनों की वेलोसिटी जीरो भी एक ही इंस्टेंट पर होगी ना। तो चाहे तुम 2m का ले लो या m का ले लो, एक ही बात है, दोनों का तो रिटार्डेशन ही हो रहा है ना। सर मैं नहीं समझी आप क्या बोल रहे हैं। दोनों की वेलोसिटी का डायरेक्शन और दोनों पर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में है, हाँ तो दोनों रिटार्ड ही हो रहे हैं ना। हाँ सर ठीक है। और दोनों का एक्सेलरेशन मतलब रिटार्डेशन सेम है और वेलोसिटी सेम है, तो दोनों के लिए किसी एक के लिए भी निकालोगे तो टाइम तो सेम ही आएगा ना। मतलब एक की वेलोसिटी जीरो होगी तो उसी समय दूसरे की वेलोसिटी जीरो होगी ना। हाँ सर। इससे बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट हैं और हर पार्ट को समझना हमारे लिए जरूरी है। भले ये पूरा क्वेश्चन हमसे ना पूछा जाए, लेकिन इसके पार्ट बाई पार्ट वाले जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो तो हमको समझ में आनी चाहिए। जैसे हमने कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यूज किया, वेलोसिटी के बाद भी एक्सेलरेशन हमारा अपोजिट होने के कारण वेलोसिटी जीरो होगी, ये बात समझना भी और काफी इंटरेस्टिंग है। तो क्वेश्चन एक तो सिंपल सिंपल वाले जो बनते हैं वो तो आपके बनेंगे ही, थोड़े हट के जो क्वेश्चन बनते हैं कभी कभार, अच्छा क्वेश्चन अगर पेपर कोई बनाता है तो दिए जा सकते हैं। कल कुछ और क्वेश्चन लेंगे और फिर 2D कोलिजन के कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, उसके लिमिटेड क्वेश्चंस हैं, वही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। 2D कोलिजन इज अ वेरी वास्ट चैप्टर और नीट में उतना वास्ट जो है क्वेश्चन अगर आएगा तो 5-7 मिनट का टाइम मिनिमम लेगा सॉल्व करने के लिए, इसलिए उसको कभी भी एग्जाम में और कहीं भी नहीं पूछते वैसे क्वेश्चन। एक दो क्वेश्चन जिसके रिजल्ट हम याद कर सकते हैं और याद कर लेंगे तो वही क्वेश्चन अलग अलग लैंग्वेज में रिपीट होगा, सेम क्वेश्चन अलग अलग लैंग्वेज में रिपीट होगा, तो अगर हमारा आंसर याद है तो हम डायरेक्टली मार्क कर सकते हैं, उसको सॉल्व करने की जरूरत, क्योंकि अगर उसको भी सॉल्व करने जाएंगे, प्रूफ करने जाएंगे तो इट विल अगेन अ वेरी टीडियस टास्क। तो 2D कोलिजन को हमको बस एक ओवरव्यू की तरह देखना है, उसके सारे क्वेश्चंस जो मॉड्यूल में है वो बनने चाहिए, लेकिन इन जनरल कोई भी क्वेश्चन आ जाए 2D का तो हम कर देंगे ये बात नहीं होगी, क्योंकि उसके लिए और बहुत इन डेप्थ नॉलेज की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कोलिजन में हम एज अ मेडिकल स्टूडेंट नहीं सीखते। इंजीनियरिंग वाले बच्चे थोड़ा और इन डेप्थ, जैसे ये जो हमने क्वेश्चन कराया है, अब इसके रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चन जो बनते हैं वो सब करते हैं, क्योंकि उनका इन डेप्थ ये डिस्कशन होता है, क्वेश्चन भी बहुत अच्छे अच्छे पूछे जाते हैं।
तो प्रायोरिटी पर तो अपना मॉड्यूल ही है, मॉड्यूल को कंप्लीट करके और जो क्वेश्चन हमने शेयर किया है वो कंप्लीट करो। उसके अलावा लीप भी शेयर कर दी गई है, वो कंप्लीट करो। इतना करते हो तो इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है फिजिक्स में। ये 3 चीजें ही इनफ है। मैं देख रहा हूँ कितने बच्चे अभी तक इंश्योर कर सकते हैं, रेज योर हैंड्स, कि अभी तक हमने जो भी चैप्टर्स पढ़ाए जैसे वर्क पावर एनर्जी तक फ्रॉम द बिगिनिंग, हर चैप्टर का हमने, एक तो होता है मॉड्यूल, एक होता है हमारा क्वेश्चन बैंक, और तीसरा होता है लीप। ये तीनों वर्क एनर्जी पावर के पहले के कंप्लीट हो चुके हैं। कितने लोग इस बात के लिए हैंडल्स कर सकते हैं बताइए? सिर्फ एक। तो ये चीज जो अगर नहीं कर रहे हो तुम लोग, जो लोग भी सीख रहे हो, थोड़ा बहुत अच्छा कर रहे हो, अगर ये तीनों पर तुम लोग ने गांठ नहीं बांध रहे कि इसको चैप्टर के साथ कंप्लीट करना है, तो आप लोग का वो चैप्टर कंप्लीट नहीं माना जाएगा। मॉड्यूल, क्वेश्चन बैंक, लीप, ये 3 ये मिनिमम है, ये मिनिमम है। अच्छे बच्चे इससे भी ज्यादा करते हैं, लेकिन जो मान लो 140 150 तक भी अगर सोच रहा है कि ठीक है भाई 180 नहीं लाना हमको, 150 तक भी आ जाए तो बहुत है, उसके लिए भी ये चीज करना मस्ट है। अगर 100 तक का बात सोचते हो तो सिर्फ ये दोनों करना मस्ट है, मॉड्यूल और क्वेश्चन बैंक। अब 100 से नीचे का तो कोई मतलब बनता नहीं है। 100 लाने के लिए भी कम से कम मॉड्यूल और क्वेश्चन बैंक को कंप्लीट करना पड़ेगा, और अगर 150 प्लस जाने का इच्छा रखते हो तो लीप भी साथ साथ ही कंप्लीट करना पड़ेगा। इसके अलावा भी और सारे बहुत सारे रिसोर्सेस होते हैं, एलएन का मॉड्यूल है, और भी अलग अलग इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन बैंक्स हैं जो भी, लेकिन वो उसके बाद की बात है। अगर ये करने के बाद सर मेरे पास समय मिल रहा है तो हमको और करना है बोल के तो बात है, नहीं तो इतना तो हर चैप्टर का कंप्लीट होते चला जाना चाहिए, 2-4 दिन आगे पीछे चलेगा। लेकिन अगर तुम रेगुलर बेसिस पर इन क्वेश्चंस और ये सब चीजें प्रैक्टिस नहीं कर रहे, मतलब तुम गुनाह कर रहे हो, याद रखना। और मॉड्यूल में बहुत सारे बच्चे सोचते हैं सिर्फ एक्सरसाइज और असाइनमेंट, सॉल्व एग्जाम्पल को इग्नोर किया तो बहुत दिक्कत है। सॉल्व एग्जाम्पल, ट्राई योरसेल्फ, ये दोनों अपने आप में बहुत ही अच्छे अच्छे सेक्शंस बनाए गए। तो सॉल्व एग्जाम्पल के जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसको कवर करके उनका सॉल्यूशन कवर करके उसको सॉल्व करना है। सॉल्यूशन पढ़ना नहीं है, सॉल्यूशन पढ़ोगे और समझोगे तब तो कोई मतलब ही नहीं है। क्वेश्चन लो, सॉल्यूशन को कवर कर दो, सॉल्व करो, फाइनल आंसर मैच करो, और ट्राई योरसेल्फ। ये भी बहुत ही सुंदर सुंदर समय समय पर डाले गए। तो ये सब नहीं करोगे तो ग्रिप तो नहीं बनेगा। फिजिक्स पर अगर हमको ग्रिप बनाना है तो ये 3 मिनिमम है, और नहीं तो 2। क्वेश्चन बैंक में आपको वेरी इजी लेवल से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, तो जो बच्चे थोड़ा सफर करते हैं, इनिशियली डिफिकल्ट हो जाए, मॉड्यूल नहीं सॉल्व हो रहा है, तो उसके लिए क्वेश्चन बैंक है। इसमें पहला एक्सरसाइज बहुत सिंपल है, फिर धीरे धीरे लेवल उसमें भी बड़ा है, PYQs है, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है तो थोड़ा प्रैक्टिस ज्यादा हो जाएगी, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ आ जाएगा। बाकी मॉड्यूल और लीप ये दोनों है स्कोरिंग। अगर हमको स्कोर को बढ़ाना है तो इसको करना ही पड़ेगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट डे हम लोग मोशन कोलिजन इन 2D उसके आगे की बात करेंगे।